अभी अभी मैं एक हेयरिंग से फ्री हुआ हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में आज मेरी हेयरिंग थी। जो आज हेयरिंग थी वो थी 498A की क्वैशिंग पे। वाइफ ने जो है 2 बार जो है ये वाला केस सेटल कर लिया था हस्बैंड के साथ, और फिर जो है बैक ऑफ करा सेटलमेंट से। तो हाई कोर्ट में मैंने यही प्ली दी कि पहले भी ये वाली एफआईआर जो है आपने क्वैश कर दी थी, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि साथ रहेंगे हस्बैंड और वाइफ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो है विवाद जो है शुरू करा, और उसने जो है फिर से एक फ्रेश एफआईआर कर दी सेम फैक्ट्स पे जो कि क्वैश कर दी थी ऑनेबल हाई कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे। तो उसमें जो है ऑनेबल हाई कोर्ट ये कह रहा था कि ठीक है, आपकी बात सही है कि वो जो है दोबारा उसी फैक्ट्स पे जो है एफआईआर कर दी है। तो मैंने फिर कहा कि इसमें जो है सेटलमेंट में जो है वाइफ ने कुछ पैसे भी लिए हैं हस्बैंड की साइड से, और उसके बाद फिर बैक ऑफ जो है कर दिया है सेटलमेंट पे। तो इस पे हेयरिंग थी, तो कोर्ट ने मेरी जो है आर्ग्यूमेंट सुन के जो है नोटिस तो आज इशू कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। आगे देखते हैं, अभी नोटिस सर्विस कराएंगे तो आगे जो है आर्ग्यू करेंगे इस केस को, और ट्राई मेरिट्स पे जो है ये केस आने की। तो अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेयरिंग आज की डेट में जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, वो है मैरिटल रेप के ऊपर, जो कि है 375 एक्सेप्शन 2 में जो है वो मैरिटल रेप के बारे में जो है उस सेक्शन में लिखा हुआ है। एक्सेप्शन 2 जो है वो इस बारे में बात करता है कि हस्बैंड जो है को जो है स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, चाहे उसने जो है फोर्सफुली वाइफ के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, या चाहे वाइफ की कंसेंट नहीं थी तब भी जो है स्टेट जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती हस्बैंड को। वाइफ जो है कोई केस नहीं कर सकती हस्बैंड के ऊपर अगर हस्बैंड ने फोर्सफुली जो है वाइफ के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है। तो ये है एक्सेप्शन 2 इन अ नटशेल जो मैं आपको बता रहा हूं। अब कोर्ट का ये जो है सवाल जो था, वहां पे जो वकील हैं उनको ये था कि अगर मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में ये एक्सेप्शन क्या अनरीजनेबल नहीं है? क्यों ये एक्सेप्शन जो है लेजिस्लेचर ने लाई है इस 375 में, जबकि मैरिड और अनमैरिड से वुमेन की कंसेंट तो पे क्या फर्क पड़ेगा? अब कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, मैरिड कपल जो होता है उसमें जो है एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं कि रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन हो कि वो कंज्यूमेट हो। हिंदू मैरिज एक्ट भी यही कहता है कि रिलेशनशिप शुड कंज्यूमेट, और जो लॉ जो मैरिज लॉज हैं वो भी जो है कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज यानी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कंसेंट का क्या मतलब है? जब शादी हो गई तो कंसेंट का क्या मतलब है? वो तो एक्सपेक्टेशंस है ही मैरिड कपल में। अनमैरिड कपल जो है वो एक डिफरेंट फुटिंग में काम करेंगे। अनमैरिड कपल की जो एक्सपेक्टेशन है वो वैसी नहीं होगी जो मैरिड कपल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो फिर जस्टिफाइड है कि हस्बैंड्स को इसलिए जो है बाहर रखा गया है 375 में कि जो मैरिड कपल है उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस होती है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में। यहाँ पे जो है जो रेबेका जॉन थी, जो वकील हैं जो आर्ग्यू कर रही है ये केस, उन्होंने ये तर्क रखा कि ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो ज़रूरी है। आप मैरिड कपल और अनमैरिड की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हो सकती हैं। अनमैरिड कपल में आप रिलेशनशिप जो है वो प्रॉमिस टू मैरी पे भी हो सकता है, फ्रॉड पे भी हो सकता है। तो और मैरिड कपल में वैसा नहीं होता। मैरिड कपल में एक्सपेक्टेशंस होती ही है कि रिलेशनशिप होगा, कंज्यूमेट होगी मैरिज, तो ये एक्सपेक्टेशन तो ठीक है। पर क्या जो है हस्बैंड जो है वाइफ को फोर्स कर सकता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, चाहे वाइफ की कंसेंट नहीं है? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर ऑफ अटेंशन वर्ड यूज किया था आर्ग्यूमेंट में, सेंटर जो है इसका कंसेंट है। अगर वाइफ की कंसेंट नहीं है, चाहे वो मैरिड है, या वुमेन की कंसेंट नहीं है चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो इममटीरियल हो जाता है। अगर कंसेंट नहीं है तो वो जो है 375 के एम्बिट में आ जाता है। अगर कंसेंट नहीं है फिर भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो वो 375 के एम्बिट में आ जाता है। यानी ऑफेंस जो है रेप का वो जो है होता ही एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो अनरीजनेबल है, वो जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द एक्सपेक्टेशंस का होना एक तरफ है और एक फोर्स जो है फोर्स का होना एक तरफ है। अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है बाय फोर्स और उधर कंसेंट नहीं है,
तो रेप जो है प्रूव हो जाएगा, रेप जो है 375 में जो है ऑफेंस जो है प्रूव हो जाएगा। अब मैं काफी टेक्निकल बातें कर रहा हूं, बट होप आपको जो है ये चीज समझ आ रही होगी, क्योंकि ये जो है मैं जितना सिंपल भाषा में जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी हेयरिंग में चल क्या रहा है। तो आर्ग्यूमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है कि कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे वो मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो। अगर वो अनमैरिड वुमेन है तो अगर उस फिर भी उसकी कंसेंट नहीं है, उसका मैरिड अनमैरिड का स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन है, बट कंसेंट जरूरी है। बिना कंसेंट के अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है तो वो रेप ही कहलाएगा। फिर दूसरी चीज ये है कि जो ये ऑफेंस है 375 का, जो ये ऑफेंस है वो जो है एक जो इसमें एक्सेप्शन 2 की जो मैं बात कर रहा था, वो एक इम्यूनिटी दी हुई है कोर्ट ने, जो लेजिस्लेचर ने यानी पार्लियामेंट ये लॉ पास करते हैं तो उन्होंने एक इम्यूनिटी दी है हस्बैंड की कैटेगरी को। वो तब दी थी कि जो मैरिज है वो सेफ रहे, बट इस इम्यूनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो अगर कंसेंट नहीं है तो ऐसे जो कंसेंट नहीं है, मेन इसका फोकस कंसेंट पे ही है। अगेन वही कंसेंट वाली आर्ग्यूमेंट बीच में आ रही है कि मेन इसका फोकस कंसेंट में ही है। अगर कंसेंट नहीं है वो रेप की कैटेगरी में आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव की जो इम्यूनिटी है वो गलत दी गई है लेजिस्लेचर ने। फिर कोर्ट का ये कहना था क्या ये जो है हस्बैंड को भी राइट मिलता है कि अगर दूसरी साइड जो है फोर्सफुली उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, जब वो मैरिड है तो एक्सपेक्टेशन तो दोनों साइड से ही होनी चाहिए, तो फिर लॉ भी जो है जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस पे कोर्ट का तर्क था कि क्या ये लॉ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो जो इसमें जो है रेबेका जोन जो इसमें दलीलें पेश कर रही हैं, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो ये लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लॉज हैं उसमें जितने भी लॉज पार्लियामेंट ने जो है इनैक्ट किए हैं वुमेन के फेवर में, उसमें जो है मेल को ही परपेट्रेटर प्रिज्यूम किया है और वुमेन को जो है वो विक्टिम ही प्रिज्यूम किया है। और 375 की जो अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो उसमें भी जो है यही प्रिज्यूम किया है कि वुमेन जो है वो ही विक्टिम हो सकती है, मेल जो है विक्टिम नहीं हो सकता। तो ये जो है जनरल न्यूट्रलिटी की जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जनरल न्यूट्रलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों जो है मैन और वुमेन इक्वल नहीं है। वो जब इक्वल नहीं है तो जनरल न्यूट्रल लॉज हो नहीं सकते हैं। तो ये जो है पार्लियामेंट ने एज्यूम किया हुआ है कि वो दोनों इक्वल नहीं है, मेल इक्वल नहीं है और वुमेन इक्वल नहीं है। अब मेरा यही सोचना है कि अगर देखो वुमेन जो है विक्टिम हो सकती है तो मेल क्यों नहीं विक्टिम हो सकता, और जनरल न्यूट्रल लॉज क्यों नहीं है। और अगर एक लॉ में हस्बैंड साइड को इम्यूनिटी मिली हुई है और वाइफ को एडिशनल जो है लॉज में जो है प्रोसिक्यूशन का अधिकार दिया हुआ है, तो इस एक्सेप्शन को हटाने का क्या मतलब है। तो अगर ये एक्सेप्शन हट जाता है तो मैरिटल जो रेप है यानी मैरिज के बाद जो है अगर आपने फोर्सफुली वाइफ के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया वो जो है एक ऑफेंस बन जाएगा। तो ये जो है अभी की तक की आर्ग्यूमेंट्स है, बाकी ऑनेबल हाई कोर्ट जो है वही जो है इसमें जजमेंट पास करेगा। मैंने आपको जो है अभी तक की हेयरिंग का अपडेट दे दिया है। होप सो कि आपको जो है ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, पर मैंने कोशिश यही की है कि अगर आपको समझ आई है तो कमेंट कीजिए। कोई आपको अगर इसमें डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपका क्या सोचना है इस आर्ग्यूमेंट्स पे, आपकी क्या तर्क है, डिस्कशन हम कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।